अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद हुसैन, अ मैथमेटिक्स टीचर फ्रॉम डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, मैं आपको डीजी मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और मैं आपको बताता चलूं, इस चैनल पे आपको केपीके बोर्ड और पंजाब बोर्ड 9th ग्रेड से लेकर सेकंड ईयर तक के मैथ का कोर्स प्रॉपर सीक्वेंस में मिलेगा। आज ये इस चैनल का पहला लेसन है और आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं केपीके बोर्ड की 10th ग्रेड की मैथमेटिक्स। इस वक्त आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स नज़र आ रहा है जो कि 10th ग्रेड की मैथ्स का है, जिसमें टोटल 13 यूनिट्स हैं और पहले यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टार्ट कर रहे हैं। डियर लर्नर्स, आपने 9th ग्रेड में इससे पहले इक्वेशंस पढ़ी होंगी, स्पेसिफिकली लीनियर इक्वेशंस, जो कि चैप्टर नंबर 7 में है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। थोड़ा सा मैं क्विकली आपको रिव्यू देकर आगे बढ़ता हूँ, अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। देखें, आपने मैथ्स में देखे होंगे वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। मींस अगर हम देखें, अब ए से लेकर ए बी सी अप टू जी, इन नंबर्स को अगर हम मैथ में इस्तेमाल करें तो ये वेरिएबल का काम करते हैं। दीज नंबर्स आर ट्रीटेड एज वेरिएबल। और इसी तरह ये जो साइंस आपके पास हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाइड, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। ये मैथ के बेसिक ऑपरेशंस आ जाते हैं। और इसी तरह कोई भी नंबर आपके पास हो, फॉर एग्जांपल 3, 6, -7, 8, कोई भी नंबर हो, 5, तो ये आपके पास एज अ कॉन्स्टेंट्स काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन डिफाइन करता हूँ, अगर हम सिंपल वर्ड्स में वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ इन ऑपरेशन के थ्रू कनेक्ट करें ना, तो आपके पास अलजेब्रा एक्सप्रेशन बनती है। कैसे? द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स थ्रू ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल, कोई सा वेरिएबल मैंने उठाया, फॉर एग्जांपल एक्स लिया, उसके साथ हमारे पास ऑपरेशन प्लस, और इसी तरह नंबर आपके पास 5 कांस्टेंट जो आ गया। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन गई है x+5, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब तक इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इट विल बी कॉल्ड एज एक्सप्रेशन, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन ही कहलाएगी। जब हम इसमें फॉर एग्जांपल इक्वल्स टू 9 लिखते हैं, अब ये एक्सप्रेशन नहीं है, इट हैज़ टर्न टू एन इक्वेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन। और चूंकि इसमें मैक्सिमम पावर, इस इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है, तो इसलिए इस इक्वेशन को हम कहा करते हैं लीनियर इक्वेशन। इसी तरह अगर आपके पास मैक्सिमम पावर 1 से बढ़ जाए तो आपके पास ये एक्सप्रेशन चेंज होकर क्वाड्रेटिक बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं x² + 2x - 3, तो ये आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, इस वक्त लीनियर नहीं है, क्योंकि इसकी जो ये वाली पावर है ये मोर देन 1 है, 2 है। जब आपके पास ये पावर 2 होगी तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जब तक इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं है, इट विल रिमेन एक्सप्रेशन। लेकिन जब हम इसमें इक्वल टू का सिंबल इंट्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल इक्वल टू आपके पास आ जाए कोई भी नंबर इक्वल्स टू 7, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन नहीं रही, इट हैज़ टर्न टू अगेन इक्वेशन, और इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो डेफिनेशन आप देख रहे होंगे, आपके सामने लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आपके पास है, ये आपके पास कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? यानी आपके पास सबसे पहली जो टर्म हो, ये देखें, इस टर्म को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक टर्म, क्योंकि इसकी वजह से ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। जो मैक्सिमम पावर 2 है, जिसको स्क्वायर बोलते हैं, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म है। उसके बाद इसी तरह आपके पास ये वाली जो टर्म है, इसको हम बोलते हैं लीनियर टर्म, और ये लास्ट जो टर्म है ये आपके पास कांस्टेंट टर्म कहलाती है। जब आपके पास ये सारी टर्म्स एक साइड पे तरतीब से हों, यानी कि सबसे पहले आपके पास क्वाड्रेटिक टर्म हो, उसके बाद आपके पास लीनियर टर्म हो, फिर कांस्टेंट हो और इक्वल टू 0 हो, तो ये आपके पास कहलाती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी आपके पास इक्वेशन है x² - 3 = x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है? क्योंकि ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। यानी सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म, उसके बाद लीनियर होनी चाहिए, जो कि इक्वेशन की दूसरी साइड है, इक्वल सिंबल के दूसरी साइड है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आगे चल के सीखते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि इसके सॉल्यूशन की तरफ। इस चैप्टर में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे, 3 मेथड्स के थ्रू इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आज का हमारा लेसन है, जिस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड,
और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ये है आपके पास एक्सरसाइज 1.1 आपकी टेक्स्ट बुक की। सो पहला क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ पार्ट्स में डिस्कस करूंगा और रिमेनिंग जो इजी होंगे आपके लिए उनको मैं एज अ प्रैक्टिस आपके लिए छोड़ूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। तो हमारे पास क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं हम पार्ट नंबर 4। चलें, तो ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4 जो कि लिखा हुआ है 6x² माइनस 13x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए सॉल्व करने के लिए, द वेरी फर्स्ट स्टेप फॉर यू इज़ टू चेक कि क्या इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होगी। चूँकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। सेकेंडली आपने देखना है कि इसमें कोई थ्रू आउट कॉमन तो नहीं है। थ्रू आउट कॉमन मीन कोई ऐसा नंबर जो तमाम टर्म्स में, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म्स तीनों के अंदर मौजूद हो, तो वो आपने कॉमन रख रहे हैं। चूँकि इसमें कोई कॉमन मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है और इसको हम कहते हैं कि मिड टर्म ब्रोकन मेथड। तो इसमें आपके पास जो मिड टर्म होगी ना, उसको आप उठाकर अपने पास रफ वर्क में नोट कर लें। ये आपको एक टेक्निक बताता हूँ, इस तरह आप चलेंगे तो आपके लिए ये टर्म, इसके फैक्टर्स बनाना ईजी होंगे। तो कैसे करेंगे, मिड टर्म को आप साइन समेत उठाएँ। जिस तरह आपके पास -13x है, इसको आप लिखें और उसी तरह आपके पास जो दूसरी टर्म्स हैं कार्नर्स में, जो कि 6x² और उसके साथ है 5, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और जो आंसर आपके पास आए उसको नोट करें। जिस तरह 6x² टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास आंसर आएगा 30, जो कि प्लस है 30x² आगे आपके पास, इसको भी नोट कर लें। अब आपने करना क्या है, दो नंबर्स आपने ऐसे सोचने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें, तो आपके पास आंसर जो आए वो हो -13x, और उन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, सिर्फ मल्टीप्लाई करने से आपके पास 30x² आना चाहिए। इन नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं आपको ये टेक्निक बताता हूँ। अगर आप इस तरह चलते रहेंगे तो आपको फैक्टर्स बनाना बहुत आसान पड़ेंगे। सो करना क्या है, आपने 30 को उठाएं और इसके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स लिख दें। यानी 30 को ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे हम इसको 30 बना सकते हैं। यहाँ देखें तो हम 30 टाइम 1 हम 30 लिख सकते हैं। इसी तरह अगर इसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन करते जाएं तो हम 15 टाइम 2 30 ये भी लिख सकते हैं, और 10 टाइम 3 इस तरह भी 30 बनाया जा सकता है, और लास्ट 6 टाइम 5 इस तरह भी आपके पास 30 बन सकता है। अब आपने करना क्या है, ये जो कंडीशंस आपने पहले लिखी हैं, इनमें से दो ऐसे नंबर्स पिक करने हैं जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करें। क्या कंडीशन, इनमें से दो नंबर ऐसे उठाने हैं जिनको प्लस करें या माइनस करें तो -13 बने। मैं आपको 1 बाय 1 चेक करके बताता हूँ। देखें 30 + 1 करें तो कभी भी आपके पास 13 नहीं बनना, चाहे माइनस करें तब भी नहीं बनना। तो इसका मतलब है ये नंबर हमारे काम का नहीं है। इसी तरह जो नंबर हमारे ऑप्शन में नहीं है, मैं इनको पहले एक्सक्लूड करता जा रहा हूँ। तो 6 + 5 करेंगे तो भी 13 नहीं बनता, और 6 - 5 करेंगे तो भी 13 नहीं बनता। तो ये भी नंबर हमारे काम का नहीं है। अब बच जाते हैं आपके पास ये दो पेयर्स। इनमें ऑप्शन है कि 15 + 2 करने से तो 13 नहीं बनता, लेकिन 15 - 2 करें तो 13 बन सकता है। और इसी तरह 10 - 3 करने से तो 13 नहीं बनता, लेकिन 10 + 3 करने से 13 बन सकते हैं। लेकिन इनमें से हमारे काम का कौन सा नंबर होगा, तो इसको मज़ीद देखने के लिए आपने इन दोनों नंबर्स को देखना है, इनके साइंस का भी ख्याल रखना है। अब देखें, आपने अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको पिक करके दिखाऊं, अगर मैं 10 उठाता हूं तो 10 और 3 इनके साथ x भी लिखें क्योंकि हमारे साथ वेरिएबल x है। तो क्या है ना, 10 और 3 के साथ में कौन सा साइन रखूं कि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ आंसर -13 बन जाए। तो देखें, आपने ये जानते होंगे, तो दोनों टर्म्स का साइन एक जैसा हो, सेम साइन हो, अगरचे वो माइनस हो उनको हम प्लस करते हैं और आंसर के साथ भी साइन वही रहता है, चेंज नहीं होता। तो -10x और -3x को हम एड अप करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो -13x आएगा। इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर उठाएं और चेक करें कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। तो -10x और साथ -3x, आप जानते होंगे कि दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके साथ साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं। तो -10 टाइम -10 मल्टीप्लाई होकर प्लस बनेगा, जो कि +30 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे काम का नंबर सिर्फ ये है। अब इस नंबर को ये क्यों नहीं है, इसको चेक करते हैं।
अगर देखें 15 और 2 को प्लस करें तो आपके पास क्या प्लस करने से तो नहीं बनता, माइनस करने से 13 तो बनता है, लेकिन इसमें करना क्या पड़ेगा हमें, -15 और +2 रखना पड़ेगा, जो कि -13 तो बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से ये -30 बनेगा, जो कि हमें -30 नहीं चाहिए, हमें +30 चाहिए। तो इसलिए ये नंबर भी हमारे काम का नहीं है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बचा था जो कि 10 और 13 था। इस तरह हम इसके क्या कहते हैं फैक्टर्स बना लेंगे। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या करेंगे, बाकी ओरिजिनल क्वेश्चन उसी तरह रहेगा, लेकिन इसकी सिर्फ मिड टर्म चेंज होगी। तो हमारे पास 6x² और +5 विच इज़ इक्वल टू 0 है। मैंने क्या किया, मिड को रिप्लेस करेंगे इन दो नंबर्स के साथ जो कि हमने बनाए हैं, ये -10x और ये साइन आपके पास माइनस है, तो -10x -10x साथ है आपके पास -3x। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपके पास पहले तो ये 3 टर्म्स थी, अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं। तो ये पहली 2 टर्म्स और अगली 2 टर्म्स इनका पेयर बना लेना है और आपने इनमें भी कॉमन देखना है। अगर आप देखें 6x² और -10x में आपको कॉमन मिलेगा, एक तो x कॉमन है चूंकि यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है, तो इसका मतलब है एक x इनमें कॉमन है। उसके अलावा अगर कोफिशिएंट्स में देखें तो यहाँ पर 6 है और ये 10 है, तो एक नंबर दोनों नंबर के अंदर मौजूद है, वो है 2, मीन्स को 2 को भी कॉमन रखा जा सकता है। सो 2 और x कॉमन रखेंगे। कॉमन के बाद आपको पता होना चाहिए कि ब्रैकेट रखते हैं हम। तो इनसाइड आपके पास बचेगा, ये 6 है तो 2 कॉमन रखा, तो दोबारा क्या बचेगा 3, क्योंकि दोबारा वापस आपके पास यही स्टेप आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। सो 2 टाइम 3 आपके पास 6 बनेगा और x² था, एक x कॉमन चला गया तो सिर्फ x बच गया। इसी तरह ये 10 है, 10 में से आपके पास 2 कॉमन चला गया तो सिर्फ 5 बच जाएगा, और ये जो x है ये भी कॉमन चला गया तो पीछे कोई x नहीं बचेगा, तो 3x - 5 इधर इससे बच गया। इन दो टर्म्स में अगर आप देखें तो आपको कोई एज सच कॉमन नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन जब कॉमन आपने लेना ही लेना हो तो फिर आप उसको 1 कॉमन रखते हैं। चूँकि यहाँ पर साइन साथ माइनस भी है तो हम माइनस कॉमन रखेंगे और -1। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, जब भी आप माइनस कॉमन रखते हैं तो इनसाइड जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस था तो माइनस बन जाएगा और माइनस था तो प्लस बन जाएगा। तो ये -3x है, अभी इसको हम +3x लिख लेंगे और ये जो +5 है ये बन जाएगा -5 विच इज़ इक्वल टू 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये 2 टर्म्स बनी हैं जो कि सेम आ रही हैं इनसाइड द ब्रैकेट, और यही आपकी क्वेश्चन की वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं। अगर आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड में ब्रैकेट में ये 2 नंबर्स जो 2 टर्म्स एग्जैक्टली सेम आए तो इसका मतलब है यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपका ठीक चल रहा है। तो अभी दोबारा इनको कॉमन रखेंगे, आपके पास 3x और -5 कॉमन आ गया, इनसाइड आपके पास बचेगा यहाँ से 2x और इधर से आपके पास बचेगा -1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब 2 नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ रहा है। आपने यहाँ से क्या करना है, जब आपके पास 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आपने सेपरेटली दोनों नंबर्स को अलग अलग इक्वल टू 0 रखना होता है। ये आपके पास ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहलाती है। मीन्स हम इसको सेपरेटली इक्वल टू 0 रखेंगे। कैसे, 3x - 5 इक्वल टू 0, ये आपके पास यहाँ से अलग एक इक्वेशन बन जाएगी जो कि लीनियर बनेगी, और 2x - 1 इक्वल टू 0 हमने रखा, ये कहलाती है ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। अब यहाँ से हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ये बनेगी 3x - 5, अगर इसको आप x के लिए सॉल्व करें 3x = 5 और x = 3 जाकर उधर डिवाइड होने के लिए बन जाएगा 5/3। इसी तरह 2x और x उधर जाएगा 1 बनेगा और इधर से आपके पास x = 1/2। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं x की। ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, x की 2 वैल्यूज़ क्यों आई हैं, क्योंकि आपके पास ये जो क्वेश्चन था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन इसकी मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 2 थी। तो जो भी इक्वेशन हो उसकी जो भी मैक्सिमम पावर होगी उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट आने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 थी, इसीलिए आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं। अगर ये आपके पास लीनियर इक्वेशन होती, मैक्सिमम पावर 1 होती तो एक आंसर आता, क्वाड्रेटिक है तो 2 आपके पास आंसर आई हैं। ये तो था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैं एक और क्वेश्चन उठाता हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाए, हमने किया क्या है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है आपके सामने, x² + 3x - 10, ये पार्ट नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। तो उसी तरह दोबारा लिखेंगे x² + 3x - 10 = 0।
करना क्या है, आपने यहाँ पर रफ वर्क करना है। रफ वर्क करेंगे तो आपको ये पार्ट्स ब्रेक करना, मिड को ब्रेक करना आपके लिए आसान बन जाएगा। तो क्या है, मिड टर्म को उठाएं साइंस समेत। थोड़ा सा इस दफ़ा मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा ताकि अभी आप की सिर्फ प्रैक्टिस हो। 10x, इनफैक्ट 3x को मैंने लिखा। आपने दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस करने से आपके पास 3x बने, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के साथ जो आपके पास आंसर आया वो है -10x। इसको आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। और आपने 9 नंबर ऐसे सोचने थे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास 10 आए। अब ये इसको उठाना है आपने। 10 को उठाएं और पॉसिबल फैक्टर लिखें। तो 10 को तो बड़े आसान है, 10 टाइम 1 इज़ 10 और 5 टाइम 2 इज़ 10। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप इस 10 को चेक करें। 10 को प्लस माइनस करने से 3 नहीं बनता, और इसी तरह फिर ये हमारे ऑप्शन से चला जाएगा और 5 ही बच गया। 5 के साथ x रखें और 2 के साथ x रखें और चेक करें 5x और 2x के साथ क्या करें, 3x बने। डेफिनेटली प्लस करने से तो ये नहीं बनेगा, माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं रख सकते। क्यों? यहाँ पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पर आपको माइनस चाहिए, तो यहाँ पर प्लस साइन होना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस होगा। तो उन्हीं दो नंबर को उठाएं और यहाँ पर लिखें, यानी कि 5x - 2x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि प्लस और इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 2 टाइम 5 इज़ 10, तो आपके पास -10x बनेगा। तो हमारे पास दो फैक्टर्स मिल गए। कैसे बढ़ेंगे आगे? एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा। दो फैक्टर्स जो आपने ब्रेक डाउन किए हैं, वन ऑफ द फैक्टर इज -2x और दूसरा जो है +5x -10 = 0। अब आपके पास दोबारा से चार टर्म्स बन गई हैं। पहली दो टर्म्स में आपने कॉमन देखना है और अगली दो टर्म्स में आपने कॉमन देखना है। अगर आप देखें पहली दो टर्म्स में आपको x कॉमन मिल रहा है, तो आपके पास इनसाइड बचेगा x - 2, और दूसरी दो टर्म्स में आपको सिर्फ 5 कॉमन नज़र आ रहा है, इनसाइड आपके पास बचेगा x - 2। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, इनसाइड द ब्रैकेट नंबर्स आपके पास सेम आने चाहिए। सेम नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कहीं आपने मिस्टेक की है। तो ये सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। अब x - 2 को कॉमन रखेंगे और x + 5 इनसाइड आपके पास बचेगा, तो विच इज़ इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो हो, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखते हैं, तो अब आपके पास यहाँ से दो इक्वेशंस बन गई। x की वैल्यू एक आ गई 2 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई -5। सो आपके पास ये दो x की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, और ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं मैं आपसे कहूँगा कि इनको आप अटैम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जितनी प्रैक्टिस होगी डेफिनेटली मैथ्स आपको तब आएगी। इनको मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ। x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 है, इनफैक्ट इक्वल्स टू 4 है। तो x - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, तो इस पर आपने फार्मूला 9th में आपने पढ़ा है, a - b होल स्क्वायर का फार्मूला, ये अप्लाई करें। तो क्या था a - b होल स्क्वायर का फार्मूला? s - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इसको कंसिडर करें a और इसको कंसिडर करें b और इसको ओपन करें, तो आपके पास आगे बनेगा a स्क्वायर मीन x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर जो कि 9 बनेगा, और -2a मीन x, और चले मैंने 3 लिख दिए, चले x बन गया, a मीन x और b मीन 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 9 - 6x इक्वल्स टू 4। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म होनी चाहिए, और इसमें आपके पास क्या बनेगा, -6x लीनियर टर्म होनी चाहिए, और ये +9 और इधर से 4 को लाएंगे -4 इक्वल टू 0, और लास्ट स्टेप x स्क्वायर -6x प्लस 5 आंसर बनेगा +9 - 4 जो कि आपको +5 आंसर देगा इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, और अब यहाँ से अटैम्प्ट करना आपके लिए आसान है। उसी तरह जिस तरह मैंने आपको सिखाया, मिड को उठाएं और फिर इन दो कार्नर्स को मल्टीप्लाई करें, इस तरह आगे आप प्रोसीड करेंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे आप उनको लेकर चलें। इसमें जो क्वेश्चन है ना, 3 को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों में भी प्रोडक्ट है। पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह फिर आपके पास ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसी तरह आपने मिड टर्म ब्रोकन मेथड से इनको अटैम्प्ट कर लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स
आज के इस लेसन में हमने फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट किया, जिसमें आपके पास क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 1 के टोटल 6 पार्ट थे, 2 पार्ट मैंने अटैम्प्ट किए, बाकी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैंने आपके लिए छोड़े। इनको आप अटैम्प्ट करें और अपना फीडबैक भी दें कि आपको आज का लेसन कैसे लगा, फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर हुआ या कोई डाउट रह गया। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस हो आप अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। तो आज के लेसन का यहाँ पर हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।